तो यहाँ हमारे पास है टाइप्स ऑफ द आइसोलेशन। पेशेंट आर आइसोलेटेड अकॉर्डिंग टू द मूड ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ द डिजीज़ है। तो ये भी हमने साथ लिख लिया इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि पेशेंट को आइसोलेट और सेपरेट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द मूड ऑफ द ट्रांसमिशन, यानी कि वो किस तरह डिजीज़ ट्रांसफ़र होने का यानी का ज़रिया बन सकता है, कि उससे किस तरह वो डिजीज़ ट्रांसफ़र हो सकता है या वो माइक्रोऑर्गेनिज्म ट्रांसफ़र हो सकता है जो डिजीज़ को काज करता है। तो ये मूड ऑफ द ट्रांसमिशन पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल थ्रू कॉन्टेक्ट आइसोलेशन, वो आइसोलेशन जिसमें किसी भी पेशेंट से अगर आप टच कर जाए तो आप में वो डिजीज़ काज हो सकता है। या ड्रॉपलेट आइसोलेशन का हम करते हैं। ड्रॉपलेट आइसोलेशन का मतलब है कि ड्रॉप की शक्ल में कोई माइक्रोऑर्गेनिज्म ट्रांसफ़र होता है एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में। या रेस्पिरेटरी आइसोलेशन, या किसी कपिंग यानी कि एयर में जब कोई माइक्रोऑर्गेनिज्म ट्रांसफ़र होता है एक पेशेंट में दूसरे पेशेंट से। और एक एमसीक्यूज अपने साथ और भी नोट कर ले कि एलिमिनेटिंग द पॉसिबल इन्फेक्शन बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू अ सेफ लेवल इज कॉल्ड, यानी कि किसी भी इन्फेक्शन को एलिमिनेट करना, ख़त्म करना बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ द ऑर्गेनिज्म, किसकी वजह से, माइक्रोऑर्गेनिज्म को कम करने की वजह से, तो उसको हम कौन सा प्रोसेस कहते हैं, एसेप्टिक टेक्निक, डिसइंफेक्शन या स्टेरिलाइजेशन या ऑल ऑफ द अबव। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा आता है, डिसइंफेक्शन। तो हमारे पास वो प्रोसेस होता है जो हम किसी भी इन्फेक्शन को कम एलिमिनेट कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ द ऑर्गेनिज्म, वो माइक्रोऑर्गेनिज्म को कम करना जो डिजीज़ काज करता हो। तो ये भी हमारे पास एक एमसीक्यूज था। आगे जाते हैं, जैसे कि हमने टाइप्स ऑफ द आइसोलेशन में कॉन्टेक्ट आइसोलेशन को पढ़ा, अभी हम कॉन्टेक्ट प्रिकॉशंस को पढ़ने वाले हैं। तो आइए पढ़ते हैं। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट ट्रांसमिशन इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट रूट ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन जिसे हम नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन भी कहते हैं, वो इन्फेक्शन जब कोई पेशेंट हॉस्पिटल में एक डिज़ीज़ के साथ जाता है ट्रीटमेंट के लिए, तो वहाँ उसे एक और डिज़ीज़ हो जाता है हॉस्पिटल में इन्फेक्शन की वजह से, तो उसे हम हॉस्पिटल एक्वायर इन्फेक्शन या नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन कहते हैं। तो उसका मेन जो काज है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन ऑफ द डिजीज़ है, यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की वजह से कोई भी डिजीज़ ट्रांसफ़र हो सकता है हॉस्पिटल में और पेशेंट एक नए डिजीज़ के साथ होम आ जाता है हॉस्पिटल से। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन अकर व्हेन देयर इज़ अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बॉडी टू बॉडी ट्रांसफर ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन ऑफ द डिजीज़ कब होता है, जब डायरेक्टली बॉडी टू बॉडी किसी पेशेंट के साथ जब आप अटैच होते हो या कॉन्टैक्ट में आ जाते हो, या उसकी स्किन के साथ या उसकी बॉडी की फ्लूइड के साथ या किसी भी सिक्रेशन उसकी बॉडी की सिक्रेशन के साथ, बिटवीन इन्फेक्टेड और कॉलोनाइज पर्सन एंड ससेप्टेबल होस्ट, किन के दरमियान, एक इन्फेक्शस पेशेंट और दूसरा हेल्थी पर्सन के दरमियान जब कांटेक्ट आ जाता है तो उसकी वजह से डिजीज़ ट्रांसफ़र हो सकता है डायरेक्टली कांटेक्ट के ज़रिए। इनडायरेक्ट कांटेक्ट ट्रांसमिशन क्या है, occur when inanimate objects such as the equipment used on the infected person on unwashed hand serve as a vector of the transmission between susceptible host and the infected persons। indirect contact उसे कहा जाता है जब किसी इन्फेक्टेड ऑब्जेक्ट के साथ या किसी सर्जिकल इक्विपमेंट के साथ, या जब हम हैंड हाइजीनिंग नहीं करते, अनवॉश्ड हैंड के ज़रिए जब कोई माइक्रोऑर्गेनिज्म ट्रांसफ़र करते हैं तो उसे हम इनडायरेक्टली कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन ऑफ द डिजीज़ कहते हैं। तो ये हमने ऑलरेडी कई बार पढ़ा है। यूज़ फॉर द पेशेंट विद सी डिफिसाइल एसोसिएट डिजीज़। सी डिफिसाइल का मतलब है क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल बैक्टीरिया, ये हमारे पास डायरिया को काज करने वाले बैक्टीरिया है। अगर कोई पेशेंट इस बैक्टीरिया के साथ आया है तो आपने क्या करना है, ज़रूर आइसोलेट करना है, यानी कॉन्टैक्ट एंटेरिक प्रिकॉशन को आपने एहतियाती तदबीर लेने हैं। द रिकमेंडेशन फॉर द पेशेंट कैन इंक्लूड ऑल ऑफ द अबव रिकमेंडेशन फॉर द कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस। तो जब कोई पेशेंट इस डिजीज़ के साथ आता है तो आपने सारे ये जो हमने पढ़े अभी स्टैंडर्ड प्रिकॉशन या जो रिकमेंडेड प्रिकॉशन है आपने ये एहतियार करने हैं। बट इन एडिशन हैंड वॉशिंग विद सोप एंड वाटर इज़ रिक्वायर्ड व्हेन केयरिंग फॉर द पेशेंट विद सी डिफिसिल एसोसिएटेड डिजीज़ है। तो आपने एडिशन में अपनी साबुन से अपने हाथ धोने हैं और दूसरे एहतियाती तदबीर भी एहतियात करने होते हैं, बिकॉज ये बैक्टीरिया बहुत ही डेंजरस होता है, बहुत ईजिली ट्रांसफ़र हो सकता है और ये डायरिया को काज करता है। क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल इज़ नॉट एलिमिनेटेड बाय द अल्कोहल बेस्ड हैंड रब प्रोडक्ट्स। अल्कोहल बेस्ड रब है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अल्कोहल किसी भी स्वाबिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये सी डिफिसिल जो बैक्टीरिया है, ये डिफिसिल बैक्टीरिया के लिए अल्कोहल स्वाब इस्तेमाल नहीं किया जाता, बिकॉज
ये रिमूव या किल नहीं कर सकता इस बैक्टीरिया को। अल्कोहल बेस्ड हैंड रब में नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया जो स्पोर बनाते हो, चूँकि स्पोर तो बहुत ही रेजिस्टेंट होते हैं किसी भी एंटीबायोटिक को या अल्कोहल को, तो इसलिए अल्कोहल नहीं इस्तेमाल किया जाता स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया के लिए। कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन के लिए हम क्या प्रोसीजर इस्तेमाल कर सकते हैं? ऑल स्टेप एज एन स्टैंडर्ड प्रिकॉशन अलॉन्ग विद, यहाँ पर जो हम स्टेप पढ़ने वाले हैं ये हमने स्टैंडर्ड प्रिकॉशन में भी पढ़े हैं और ये स्टैंडर्ड प्रिकॉशन में भी आते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पर ग्लव्स शुड बी वॉर्न व्हेन एंटरिंग द रूम, जब आप एंट्री कर जाते हैं आइसोलेट रूम में तो आपने ग्लव्स पहने हो, गाउन्स आपने पहना हो, शुड बी वॉर्न फॉर द कॉन्टैक्ट विद पेशेंट एंड विद पेशेंट आइटम्स, अगर आप पेशेंट के रूम में एंट्री कर जाते हो तो आपने गाउन पहना हो, और इसके साथ साथ जब आप कांटेक्ट में आते हो पेशेंट के साथ या पेशेंट के इर्द गिर्द चीज़ों से। प्लेसमेंट, द पेशेंट शुड बी प्लेस इन अ सेपरेट आइसोलेशन रूम, तो पेशेंट को कहाँ पर रखना चाहिए? एक अलग सेपरेट रूम में रखना चाहिए। इफ अ सेपरेट रूम इज़ नॉट अवेलेबल, कई कबार रूम अवेलेबल नहीं होता हॉस्पिटल में या घर में, तो फिर क्या करना चाहिए? द पेशेंट मस्ट बी प्लेस इन अ रूम विद अनदर पेशेंट विद आइडेंटिकल इन्फेक्शन कंडीशंस, तो उसे हम कोहॉर्टिंग भी कहते हैं। कई कबार हमारे पास हॉस्पिटल में या रूम में आइसोलेट रूम अवेलेबल नहीं होता, तो फिर हम सेम डिजीज़ वाले पेशेंट के साथ भी एक पेशेंट को रख सकते हैं, जिसे हम कोहॉर्टिंग भी कहते हैं। अप्रोप्रिएट साइनिंग बी प्लेस आउटसाइड द रूम, तो रूम के बाहर आपने एक साइन लगाना है कि ये आइसोलेट रूम है, यहाँ पर आपने बग़ैर इजाज़त के या बग़ैर ज़रूरत के अंदर नहीं जाना, जैसे कि एक रेड लाइट की शक्ल में। लिमिट द नंबर ऑफ द विजिटर एज अप्रोप्रिएट एंड फैमिली और केयर गिवर शुड बी एजुकेटेड ऑन कॉन्टेक्ट द प्रिकॉशन एंड हैंड हाइजीनिंग, तो जब भी कोई अंदर जाता है चाहे वो फैमिली मेम्बर्स हो या कोई हेल्थ वर्कर हो, तो उसे चाहिए कि वो प्रॉपरली हैंड हाइजीनिंग के साथ अंदर जाए और थ्रू प्रॉपर स्टैंडर्ड तरीके से पेशेंट के साथ कांटेक्ट में अपने आप को लाए। ट्रांसपोर्ट, हमारे पास एक्टिविटीज़ ऑफ द पेशेंट मे नीडेड टू बी लिमिटेड एंड व्हेन ट्रांसपोर्टेशन इज रिक्वायर्ड द फॉलोइंग मेजर शुड बी अंडरटेकन, अगर किसी पेशेंट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की ज़रूरत हो तो फिर क्या करना चाहिए? पहले तो बहुत लिमिटेड करना चाहिए, यानी कि फजूल में बाहर नहीं निकलना चाहिए। अगर ज़रूरत हो तो फिर क्या करना चाहिए? पेशेंट बॉडी इज़ कंटेन और कवर्ड, तो फिर क्या करना चाहिए कि पेशेंट की बॉडी को कवर करनी चाहिए गाउन से। अवॉइड कांटेक्ट, आपने अवॉइड करना है कांटेक्ट से किन चीज़ों से? विद ऑब्जेक्ट, उन ऑब्जेक्ट से जो कंटेमिनेटेड हो या उस पेशेंट के इर्द गिर्द हो। एफ द नेसेसरी यूज़ द ग्लव्स, अगर कोई ऑब्जेक्ट को टच ही करना होता है तो फिर आपने ग्लव्स पहने हो। एंड मेंटेन द हैंड हाइजीन, और आपने हैंड हाइजीन का भी ख्याल रखना होता है। पेशेंट केयर इक्विपमेंट में क्या हो जाता है? यूज़ ऑफ द डेडिकेटेड पेशेंट केयर इक्विपमेंट शुड बी कंसिडर वेयर पॉसिबल, फॉर एग्जांपल स्टेथोस्कोप या थर्मामीटर, तो आपने क्या करना होता है कि पेशेंट के स्पेशल इक्विपमेंट होते हैं, अपने चीज़ें होते हैं जैसे कि स्टेथोस्कोप या थर्मामीटर या दूसरी टर्निंग कैप वगैरह, तो आपने उन पेशेंट के लिए उस पेशेंट के लिए उन चीज़ों का वक़्फ़ करना होता है कि आपने सिर्फ यही चीज़ें इस्तेमाल करने हैं, दूसरे पेशेंट को आपने नहीं देने, क्योंकि ये ज़रिया बन सकता है उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ट्रांसफ़र होने का। वेयर दिस इज़ नॉट पॉसिबल, अगर ये पॉसिबल ना हो, एडम शुड बी डिसइंफेक्टेड और स्टेरिलाइज आफ्टर ईच यूज़र, तो आपने स्टेरिलाइज करने होते हैं या डिसइंफेक्टेड करने होते हैं उससे इक्विपमेंट को, अगर आप उसी दूसरे पेशेंट पर यूज़ करना चाहते हो। एनवायरमेंटल मेजरमेंट, ओके जी, एनवायरमेंटल मेजर को पढ़ने से पहले 2 MCQs अपने साथ लिख ले। हाउ डू यू आइसोलेट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एयर, हम एयर से कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किस टेक्निक से आइसोलेट कर सकते हैं? ऑप्शन ए सेटल प्लेट टेक्निक, ऑप्शन बी पोर प्लेट टेक्निक, ऑप्शन सी स्प्रेड प्लेट टेक्निक, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो हमारे पास राइट ऑप्शन कौन सा आता है? सेटल प्लेट टेक्निक है। सेटल प्लेट टेक्निक के ज़रिए हम किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एयर से आइसोलेट कर सकते हैं। और दूसरे MCQs अपने साथ लिख लिए। हाउ डू यू आइसोलेट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द सॉइल, सॉइल से किस तरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट किया जाता है? थ्रू कौन से टेक्निक? सीरियल डायलेशन, अपने साथ लिख ले सीरियल डायलेशन। आइए तो स्लाइड को कंटिन्यू करते हैं। फोकस ऑन द रूम क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन, फॉर एग्जांपल डेली बेड रेल्स और बेड टेबल्स, बिसाइड कमोड, लेबोरेटरी सर्फेसेस इन द पेशेंट बाथरूम्स, डोर नॉब्स। तो आपने फोकस करना होता है किन चीज़ों पर? क्लीनिंग चीज़ों पर, सफाई पर।
जैसे कि डेली बेड रेल जो बेड्स के साइड पर होते हैं आप डायग्राम में देख सकते हैं, और बेड टेबल बेड साइड कमोड जो होता है, लेबोरेटरी सर्फेसेस जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं एक बेसन के शक्ल में होता है, या पेशेंट का बाथरूम या डोर नॉब्स, तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। एंड द इक्विपमेंट इन द इमीडिएट विसिनिटी ऑफ द पेशेंट, पेशेंट की जो इर्द गिर्द, विसिनिटी का मतलब है इर्द गिर्द है, पेशेंट के इर्द गिर्द जो चीज़ें पड़े हैं उन इक्विपमेंट का भी आपने ख्याल रखना होता है, क्लीनिंग का। बी पर आता है हाउस कीपिंग सर्विसेज नीड टू बी डन एट द एंड एंड देन चेंज द मॉप्स और डस्टर सोल्यूशन। हाउस कीपिंग आपने साफ़ सफाई का ख्याल रखना है, आपने चेंज मॉप्स जो झाड़ू वगैरह है या डस्टर या सोल्यूशन है, सारे चीज़ों का आपने प्रॉपरली ख्याल रखना है। ये इन्वायरमेंटल मेजरमेंट में आते हैं। आगे हमारे पास है इन्फेक्शन विच रिक्वायर्स कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन। यहाँ पर कुछ ख़ास इन्फेक्शन दी गई है जहाँ पर कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन रखना बहुत ज़रूरी है, यानी कि स्टैंडर्ड प्रिकॉशन या यूनिवर्सल प्रिकॉशन का होना बहुत ज़रूरी है। वो कौन कौन सी इन्फेक्शन है? MRSA ये हमारे पास ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है और ये ह्यूमन बॉडी में इन्फेक्शन काज करता है। मेडिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफाइलोकोकस एरोस ये हमारे पास रेजिस्टेंस बैक्टीरिया है, इसलिए ये ख़तरनाक है और थ्रू कॉन्टेक्ट ये इजीली ट्रांसफ़र हो सकता है। इसके अलावा हमारे पास आता है VRE विनकोमाइसिन रेजिस्टेंस एंट्रोकोकाई, तो ये हमारे पास विनकोमाइसिन एंटीबायोटिक को रेजिस्टेंस शो करता है ये बैक्टीरिया, ये भी बहुत डेंजरस है। और हमारे पास क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल आता है और ये ख़तरनाक डायरिया काज करने वाली बैक्टीरिया है और ये भी बहुत इजीली ट्रांसफ़र हो सकते हैं, तो इसका भी बहुत ख्याल रखना चाहिए, आइसोलेशन का होना ज़रूरी है। इसके अलावा ESBL शो रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक का, ये भी एंटीबायोटिक को रेजिस्टेंट शो करता है, यानी कि जब हम एंटीबायोटिक ले भी तब भी ये एंजाइम रेजिस्टेंट शो करता है और इजीली ट्रांसफ़र हो सकता है, इन्फेक्शन काज कर सकता है। और ये हमारे पास एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम बीटा लैक्टेमेज प्रोड्यूसिंग एंजाइम इनहिबिटर है। हमारे पास है MDR मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट स्ट्रेन, ये भी हमारे पास कई ड्रग को रेजिस्टेंट शो करने वाले स्ट्रेन रखता है ये बैक्टीरिया। और स्कैबीज हमारे पास माइट, हमारे पास एक पैरासाइट है, 4 लेग पैरासाइट है और ये स्किन डिसऑर्डर काज करता है। तो ये हमारे पास कुछ ख़ास डिजीज़ इन्फेक्शंस थे जो ख़ास डिजीज़ काज करते हैं और इजीली ट्रांसफ़र हो सकता है फ्रॉम बॉडी टू बॉडी। और यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख सकते हैं टाइप्स ऑफ आइसोलेशन में हमने कॉन्टैक्ट आइसोलेशन को डिटेल में पढ़ा, अभी हम ड्रॉपलेट आइसोलेशन को पढ़ने वाले हैं और हमारे पास लास्ट स्लाइड का पोर्शन होगा रेस्पिरेटरी आइसोलेशन। तो आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं ड्रॉपलेट आइसोलेशन स्लाइड नंबर 29 से। तो हमारे पास है ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस। स्टार्ट करने से पहले 2 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज नोट कर ले कि विच टेक्निक इज द मोस्ट इफेक्टिव एंड कॉमन मेथड यूज्ड टू आइसोलेट और सेपरेट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द लेबोरेटरी। वो कौन सा मेथड है जो मोस्ट इफेक्टिव और कॉमन मेथड यूज़ करते हैं लेबोरेटरी में किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सेपरेशन के लिए या सेपरेट करने के लिए? तो वो हमारे पास है STREAK स्ट्राइक प्लेट टेक्निक। ये थ्रेड लाइक स्टिक होते हैं जिसकी वजह से हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सेपरेट करते हैं किसी भी मीडियम से। और पिछले स्लाइड में मैंने आप लोगों के साथ एक और भी 2 MCQs डिस्कस किए थे, वो भी अपने साथ लिख ले कि वो कौन सी टेक्निक है जिसकी वजह से हम एंटीबायोटिक प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया को सेपरेट करते हैं। तो वो हमारे पास है क्राउडेड प्लेट टेक्निक। और दूसरा ग्रोथ फैक्टर प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया को किस टेक्निक से सेपरेट करते हैं? तो वो हमारे पास है ऑक्सेनोग्राफिक टेक्निक। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट MCQs थे। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन अकर व्हेन द ड्रॉपलेट कंटेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म जनरेटेड फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन प्राइमरी ड्यूरिंग कपिंग, स्नीजिंग और टॉकिंग। तो ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन कब होता है? ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन का मतलब है कि किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के इन्फेक्टेड ड्रॉप्स, यानी वो ड्रॉप जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और जब वो ट्रांसफ़र होते हैं दूसरे पर्सन में तो वो ज़रिया बन सकता है किसी भी इन्फेक्शन का। और ये कब होता है? जब पेशेंट कपिंग करता है या स्नीजिंग करता है या ड्यूरिंग टॉकिंग जब बोलता है। और ड्यूरिंग प्रोसीजर विच जनरेट द सेक्रेशन, सक्शनिंग, ब्रोंकोस्कोपी एट्सेट्रा, या किसी भी प्रोसीजर के दौरान, फॉर एग्जांपल सक्शनिंग प्रोसेस हम कब करते हैं? जब कोई पार्टिकल्स अंदर हमारे लंग्स में जाता है या जब कोई फ्लूइड हमारे लंग्स में जाते हैं तो फिर हम सक्शनिंग प्रोसेस करते हैं। और या इसके अलावा ब्रोंकोस्कोपी करते हैं। ब्रोंकोस्कोपी हम लंग्स को देखने के लिए जब इंस्ट्रूमेंट अंदर डालते हैं तो उसको हम ब्रोंकोस्कोपी कहते हैं और ये डॉक्टर करते हैं ये टेक्निक। तो इस दौरान भी बैक्टीरिया ड्रॉप की शक्ल में ट्रांसफ़र हो सकते हैं।
are propelled a short distance and deposited on the susceptible host eye, nose और mouth. तो ड्यूरिंग प्रोसीजर ये ड्रॉप्स किसी भी पेशेंट के नोज़ और मुंह, माउथ और आइज़ के ज़रिए अंदर जा सकते हैं और इन्फेक्शन को काज कर सकते हैं. These droplets are relatively large and do not remain susceptible in the air. ये ड्रॉप्स नॉर्मली इन्फेक्टेड जो ड्रॉप्स होते हैं नॉर्मली लार्ज होते हैं, तो इसलिए ये जल्दी ग्रेविटी की वजह से नीचे गिर जाते हैं और ये हवा में नॉर्मली ट्रांसपोर्ट या ट्रांसफ़र इजीली नहीं हो सकते. देयरफॉर नेगेटिव प्रेशर रूम्स आर नॉट नेसेसरी. तो इसलिए नेगेटिव प्रेशर रूम्स की ज़रूरत नहीं होती. नेगेटिव प्रेशर रूम्स का यहाँ पर वर्ड इस्तेमाल किया गया. इसका क्या मतलब है? ये हमारे पास वो आइसोलेटेड रूम है जहाँ पर एयर प्रेशर को कम किया जाता है ताकि किसी भी थ्रू वेंटिलेशन प्रोसेस बाहर का एयर अंदर आ सके और अंदर का एयर जो होता है वो कंटामिनेटेड एयर बाहर जा सके. तो यह हमारे पास लो प्रेशर रूम होता है, इसे हम नेगेटिव प्रेशर रूम कहते हैं. ये हमारे पास वही रिकमेंडेशन है जो हमने पिछले कॉन्टैक्ट आइसोलेशन में पढ़ा और आगे इंशाल्लाह रेस्पिरेटरी आइसोलेशन में भी पढ़ने वाली है. तो ये कौन कौन से रिकमेंडेशन है फॉर द ड्रॉपलेट प्रिकॉशन? प्लेस द पेशेंट इन अ सिंगल रूम. जब भी कोई ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के साथ पेशेंट हो तो उसको सिंगल रूम में रखा जाता है. वॉश द हैंड थ्रोली बिफोर एंटरिंग एंड आफ्टर द एग्जिटिंग रूम. अपने हाथों का धोना होता है बिफोर एंटरिंग द रूम एंड आफ्टर द एग्जिटिंग रूम. रूम में अंदर जाने से पहले और रूम से बाहर आने के बाद. पुट ऑन द आइसोलेशन मास्क बिफोर एंटरिंग द पेशेंट रूम. पेशेंट रूम में अंदर जाने से पहले आपने मास्क पहना हो. पेशेंट में नॉट द लीव द रूम except for the essential test or procedure that cannot be performed in the isolation room. तो जब भी किसी टेस्ट या प्रोसीजर की ज़रूरत हो, अगर वो रूम में परफॉर्म नहीं किया जा सकता तो उसके लिए बाहर पेशेंट आ सकता है, लेकिन उसके बगैर किसी ज़रूरत के अपने पेशेंट को बाहर नहीं निकालने आने देना. द पेशेंट शुड बी वेयर इन आइसोलेशन मास्क व्हेन आउट ऑफ द रूम. अगर कोई पेशेंट टेस्ट और प्रोसीजर के लिए बाहर आता है तो उसने ज़रूर मास्क पहना हो. Consult with infection prevention practitioner if this is not possible due to the patient age or developmental age. अगर किसी पेशेंट की एज कम है या अगर वो साइकोलॉजिकल थोड़ा सा वीक है तो उसको आप थ्रू साइन के ज़रिए भी समझा सकते हैं, इमेज की शक्ल में भी समझा सकते हैं कि इन चीज़ों को टच नहीं करना है या अपने इस तरह ख्याल रखना है. तो फिर प्रैक्टिशनर दूसरे टेक्निक को अप्लाई करते हैं अगर पेशेंट एज और कॉग्निटिव लेवल उसका वीक हो. इन्फेक्शन दैट रिक्वायर द ड्रॉपलेट प्रिकॉशन. तो वो कौन कौन से ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है जिसे हम ड्रॉपलेट प्रिकॉशन करनी चाहिए? तो पहले नंबर पर आता है इन्फ्लुएंज़ा और फ्लू, ज़ुकाम जो होता है. तो ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है, उसके लिए प्रिकॉशन ज़रूरी है. इसके अलावा पर्ट्यूसिस जिसे हम वो भी कब भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ इज़ अ वूफिंग कप. तो हमारे पास ये पर्ट्यूसिस हाईली कपिंग रेस्पिरेटरी डिजीज़ है और बॉर्डेला पर्ट्यूसिस से काज होता है. और तीसरे नंबर पर आता है मम्स हमारे पास सिलेवरी ग्लैंड इन्फेक्शन है, ये हमारे पास मम्स वायरस से काज होता है और ये हमारे पास ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है. रेस्पिरेटरी इलनेस सच एज दोज काज बाय द कोरोना वायरस इन्फेक्शन. इसके अलावा दूसरे रेस्पिरेटरी इलनेस में भी इन्फेक्शन होते हैं, फॉर एग्जांपल कोरोना वायरस से जो काज होते हैं तो वो भी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, उसे भी ड्रॉपलेट प्रिकॉशन की बहुत ज़रूरत होती है. एयरबोर्न कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन आर यूज टू प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ द वेरिसेला. तो ये वेरिसेला हमारे पास वेरिसेला जोस्टर वायरसेस है जिसे हम चिकन पॉक्स भी कहते हैं. और इसके अलावा डिसेमिनेटेड हर्बी जोस्टर और लोकलाइज जोस्टर वीक इम्यून सिस्टम वाले पेशेंट पर अटैक करते हैं ये वायरस. और ये वायरस हमारे पास एयरबोर्न होते हैं, यानी कि एयर में इजीली ट्रांसफ़र हो सकते हैं दूसरे पेशेंट में. तो इसके लिए रिकमेंडेशन हमें क्या करने, कौन कौन से प्रिकॉशन अप्लाई करनी चाहिए? अ नेगेटिव प्रेशर और सिंगल रूम. तो ये हमारे पास नेगेटिव प्रेशर सिंगल रूम की ज़रूरत होती है. जैसे कि हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन पेशेंट के लिए ज़रूरत नहीं होती नेगेटिव प्रेशर सिंगल रूम की, लेकिन यहाँ पर होती है. और ये इंपॉर्टेंट MCQs है कि एयरबोर्न के लिए हमारे पास नेगेटिव प्रेशर रूम की ज़रूरत होती है. द डोर टू द रूम मस्ट रिमेन क्लोज ऑल टाइम. हर वक्त वो जो आइसोलेशन रूम की जो डोर है वो क्लोज होनी चाहिए, बिकॉज एयर ट्रांसफ़र हो सकता है बिटवीन इन्वायरमेंट. पर्सन नॉट इम्यून टू वेरिसेला शुड नॉट एंटर द रूम. वो पेशेंट जिसका इम्यून सिस्टम वीक हो, जो इजीली वेरिसेला वायरस से इन्फेक्टेड हो सकता है, तो उसको चाहिए कि वो एयरबोर्न वाले पेशेंट के रूम में ना जाए. अल्टरनेट केयर गिवर शुड बी असाइन टू द पेशेंट. दूसरी तरीके इख्तियार करनी चाहिए कि वो पर्सन अंदर ना जा सके और उस पेशेंट से
मिले भी, अगर वो मिलना चाहता हो, अगर कोई ज़रूरत हो तो फिर वो भी पूरा हो सके, लेकिन दूसरी तरीक़ों से उस पर्सन का अंदर जाना नहीं चाहिए। आगे हमारे पास है इफ ससेप्टेबल पर्सन मस्ट एंटर द रूम ऑफ द पेशेंट विद varicella इन आइसोलेशन मास्क शुड बी worn बट दिस मे नॉट बी कम्प्लीटली प्रोटेक्टिव। अगर बहुत मजबूरी है, अगर अंदर जाना ही जाना है, वीक इम्यून सिस्टम वाले पर्सन को उस पेशेंट के साथ मिलना ही मिलना है, तो फिर उसको चाहिए कि वो मास्क पहन ले। लेकिन ये मास्क ज़रूरी नहीं है कि वो उसका हिफाजत करे, यानी कि फिर भी वो इन्फेक्शन काज हो सकता है उसमें। पर्सन इम्यून्स टू दिस वायरस नॉट नीड टू वेयर अ मास्क। वो पर्सन जिसके इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो और वैक्सीनेटेड हो, तो वो उसको कोई ज़रूरत नहीं कि वो मास्क पहन ले। पुट ऑन गाउन को पहना। ग्लव्स बिफोर एंटरिंग द पेशेंट रूम, पेशेंट के रूम के अंदर जाने से पहले। एज पार्ट ऑफ द स्टैंडर्ड प्रिकॉशन अ मास्क एंड आई प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड फॉर द क्लोज कॉन्टैक्ट विद इन 3 फीट विद अ कपिंग पेशेंट। तो आपने गाउन ग्लव्स के पहने हैं और इसके अलावा आई प्रोटेक्शन करनी है और विद इन 3 फीट के फासले पर रहने हैं अपने पेशेंट से जो पेशेंट बहुत कपिंग करता हो। रिमूव द गाउन एंड ग्लव जस्ट इनसाइड द रूम पेशेंट रूम एंड डिस्कार्ड विद इन द रूम। तो आपने गाउन एंड ग्लव्स को रिमूव करे और वहाँ पर रूम में छोड़ जाए। वॉश द हैंड थ्रोली आफ्टर द गाउन एंड ग्लव्स रिमूव। जब भी और गाउन और ग्लव्स को रिमूव करे तो आप अपने हाथ तो उसके बाद ज़रूर अपने धोनी चाहिए। आगे हमारे पास है एयरबोर्न रेस्पिरेटरी प्रिकॉशन आर यूज्ड टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ द टीबी ट्यूबरकुलोसिस। तो एयरबोर्न रेस्पिरेटरी प्रिकॉशन हम क्यों करते हैं? बिकॉज टू प्रिवेंट किया जाए स्प्रेड ऑफ द टीबी। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एक बैक्टीरिया है और ये टीबी को काज करता है, तो इससे बचने के लिए हम एयरबोर्न रेस्पिरेटरी प्रिकॉशन करते हैं। एयरबोर्न ट्रांसमिशन अकर्स, ये कब होता है? एयरबोर्न हवा में जो डिजीज़ ट्रांसमिट होता है बाई डिसेमिनेशन ऑफ द एयरबोर्न ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई। ये किसकी वजह से? जो एयर में हमारे पास ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई होते हैं, इन्फेक्शियस ड्रॉप्स होते हैं, टिनी पार्टिकल्स कॉन्टेनिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसमें छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, दैट रिमेन ससेप्टेबल इन द एयर फॉर द लॉन्ग पीरियड। और ये एयर में बहुत कई दिनों तक, कई महीनों तक की हवा में उड़ सकते हैं और वहाँ पर प्रिजर्व रहते हैं और इन्फेक्शन को काज करने की एबिलिटी रखते हैं। These microorganisms are generated from the infected person। ये microorganism कहाँ से जनरेट होते हैं? इन्फेक्टेड पर्सन से बाहर आते हैं एयर में, जनरली बाई कपिंग के ज़रिए, स्नीजिंग और ट्रैकिंग या बातों के ज़रिए। बाई प्रोसीजर या किसी प्रोसीजर के वे जनरेट द सेक्रेशन, फॉर एग्जांपल सक्शनिंग और ब्रोंकोस्कोपी, जो 1-2 प्रोसीजर है, तो इस दौरान भी ये ट्रांसमिशन, एयरबोर्न ट्रांसमिशन हो सकता है बैक्टीरिया का। एंड मे बी इनहेल बाई ससेप्टेबल होस्ट। तो फिर ये माइक्रोऑर्गेनिज्म किसी भी ससेप्टेबल होस्ट से किसी भी रूट के अंदर दाखिल हो सकता है, वो बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नेगेटिव प्रेशर सिंगल रूम इज़ रिक्वायर। कब नेगेटिव प्रेशर सिंगल रूम की ज़रूरत होती है? नेगेटिव प्रेशर रूम वाला रूम वो होता है जहाँ पर एयर प्रेशर लो होता है कंपेयर टू बाहर इन्वायरमेंट। तो इस लो प्रेशर की वजह से बाहर का फ्रेश एयर अंदर आ जाता है और अंदर का कंटामिनेटेड एयर, पेशेंट वाला कंटामिनेटेड एयर बाहर जाता है। तो डोर टू द रूम मस्ट रिमेन क्लोज एट ऑल टाइम। तो रूम के जो डोर है वो हमेशा क्लोज रहनी चाहिए उस आइसोलेटेड रूम की। वॉश द हैंड थ्रोली और यूज अल्कोहल हैंड जेल बिफोर द एंटरिंग एंड आफ्टर एग्जिस्टिंग द रूम। तो आपने अपने हाथ भी धोने हैं या अल्कोहल हैंड जेल भी इस्तेमाल करने हैं अंदर, रूम के अंदर जाने से पहले या रूम से बाहर आने के बाद। यूज़ अ पावर एयर प्योरीफाइंग रेस्पिरेटर और PAPR और N95 रेस्पिरेटर विद इन द रूम। तो ये भी अपने साथ नोट कर ले इंपॉर्टेंट MCQs के लिहाज से कि नेगेटिव प्रेशर और सिंगल रूम में हम पावर एयर प्योरीफाइंग रेस्पिरेटर और PAPR इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे पास हेलमेट, मोटरसाइकिल वाला हेलमेट वाला कैप जैसा होता है और ये पेशेंट को पहनाया जाता है ताकि वो पेशेंट को मज़ीद स्प्रेड होने से अपने आप को बचा सके। और N95 ये मास्क की तरह एक मास्क होता है और ये भी किसी भी इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से पेशेंट को बचाता है। विजिटर विल बी रिस्ट्रिक्टेड, विजिटर को कम से कम किया जाए और 2 डेजिग्नेटेड प्राइमरी केयर गिवर या 2 डेजिग्नेटेड प्राइमरी केयर गिवर को 2 पर्सन को इस तरह सेलेक्ट करनी चाहिए जो सिर्फ वो पेशेंट के लिए किसी भी काम, किसी भी ज़रूरत के लिए इस्तेमाल हो। पेरेंट्स प्राइमरी केयर गिवर विल बी स्क्रीन फॉर द एविडेंस ऑफ द पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। तो जब भी पेरेंट्स और प्राइमरी केयर गिवर अगर मिलने जाते हैं विजिटर जो होते हैं तो उसको पहले
पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस का स्क्रीनिंग करनी चाहिए कि उसे वो इन्फेक्शन है या नहीं है, यानी कि कंफर्मेशन करनी चाहिए उसकी। एंड विल बी आइसोलेटेड टू द रूम विद पेशेंट अनटिल द एवोल्यूशन इज़ कम्प्लीटेड। और जब तक ये एवोल्यूशन या टेस्ट कंप्लीट नहीं होते, ये पेशेंट के साथ ही उस प्रोसेस में रहेंगे। तो जो भी फैमिली मेम्बर या विजिटर बाहर से आता है तो उसका टीबी टेस्टिंग और टीबी स्क्रीनिंग का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो पेशेंट को और पेशेंट उस फैमिली मेम्बर को इन्फेक्ट ना कर सके। Patient may not leave the isolation room except for the essential test or the procedure that cannot be performed in the room। तो पेशेंट को चाहिए कि वो अपने रूम से बाहर ना आए, लेकिन अगर कोई टेस्ट और इम्पोर्टेंट प्रोसीजर करवाना हो तो फिर वो अपनी प्रोसीजर और टेस्ट के लिए बाहर दूसरे रूम में जा सकता है। लेकिन इफ़ द पॉसिबल द पेशेंट वेयर आइसोलेशन मास्क देन आउट ऑफ द रूम। अगर पॉसिबल हो तो फिर वो अपने फेस मास्क पहन ले, या दूसरे जो N95 जो हमने पढ़ा वो मास्क पहन सकता है जब वो रूम से बाहर निकलता है। ओके जी, इन्फेक्शन एजेंट हमारे पास कौन सा है? इसमें इकोलाई है। रिजर्वायर कौन सा है? लार्ज इंटेस्टाइन में इकोलाई रहता है। इन द लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ द ह्यूमन फॉर्म ऑफ द ग्रेटर पार्ट ऑफ द नॉर्मल इंटेस्टाइन फ्लोरा। पोर्टल ऑफ द एग्जैक्ट क्या है? इकोलाई एग्जैक्टेड बॉडी इन द फीसिस, स्टूल में बाहर आ जाता है और बेड में स्टूल की शक्ल में बेड पर पड़ा होता है इकोलाई। आगे हमारे पास है लास्ट स्लाइड और उसके बाद हमारे पास स्लाइड ख़त्म है। इन्फेक्शन एजेंट फॉर एग्जांपल हमारे पास MRI से ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया था। रिजर्वायर कौन था? पेशेंट इन्फेक्टेड वोंड, जो ज़ख़म था उसमें वो MRI से इन्फेक्शन वाले ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया थे। पोर्टल ऑफ द एग्जैक्ट क्या थे? ड्रेनेज फ्रॉम द ओपन वोंड, जो बाहर जो पस निकला हुआ था वो हमारे पास पोर्टल ऑफ द एग्जैक्ट था। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन उसका क्या था? हैंड ऑफ द नर्स बाय द इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट। अगर नर्स के हैंड प्रॉपरली वॉश ना की गई हो तो वो ज़रिया बन सकता है मोड ऑफ द ट्रांसमिशन का। और ब्रेक इन द चेन हम किस तरह कर सकते हैं? नर्स यूज टू प्रॉपर हैंड वॉशिंग टेक्निक, जो रिकमेंड PNC से जो रिकमेंडेड, या अमेरिका ANA से जो रिकमेंडेड वॉशिंग हैंड का जो टेक्निक है, तो वो इस टेक्निक यूज़ करना चाहिए। वॉन द प्रोटेक्टिव ग्लव्स, जो प्रोटेक्टिव ग्लव्स है वो अपने पहनने चाहिए। प्रॉपरली हैंडल द लाइनिन को प्रॉपरली हैंडल करना चाहिए। प्रॉपर द हैंड वॉशिंग ग्लव्स एंड द हैंडलिंग ऑफ द लाइनिन। फिर वही बात दोबारा दोहराई जा रही है कि प्रॉपर हैंड वॉशिंग करनी चाहिए और प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ द लाइनिन। आपको पता हो कि किस तरह सॉइल जो गंदा कंटामिनेटेड लाइनिन होता है उसको किस तरह ट्रीट किया जाता है, तो आपको पूरा तरीका पता हो। तो ये हमारे पास ब्रेकिंग द चेन ऑफ द इन्फेक्शन, इस तरह हम चेन ऑफ द इन्फेक्शन को ब्रेक कर सकते हैं। तो ये हमारे पास लास्ट स्लाइड। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करना और दूसरों के साथ शेयर करना। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में MCQs के साथ हाजिर होंगे। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का भी और मेरे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।